प्रधानमंत्री कार्यालय का बदला पता, सेवा तीर्थ परिसर के नामकरण का प्रधानमंत्री ने किया अनावरण। कर्तव्य भवन 1 और 2 का भी औपचारिक उद्घाटन। नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अर्धसैनिक बलों की निगरानी में चुनाव कराने की मांग। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के मधुकम इलाके में चल रही दखल दीहानी की कार्रवाई पर लगाई रोक। केहल अंचल अधिकारी को जवाब दाखिल करने का निर्देश। और हजारीबाग में जंगली हाथियों के हमले में 6 लोगों की मौत। इलाके में दहशत का माहौल। ग्रामीणों से सतर्कता बरतने की अपील। नेताओं ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से प्रधानमंत्री कार्यालय का पता बदल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हाईटेक और स्मार्ट ग्रिड वाले नए कार्यालय सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री मोदी ने सेवा तीर्थ भवन परिसर के नामकरण का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने कर्तव्य भवन 1 और 2 का भी औपचारिक उद्घाटन किया। इस भवन में पीएमओ समेत कई मंत्रालयों का कार्यालय है। सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय स्थित है, जो पहले अलग अलग स्थानों पर स्थित थे। कई दशकों से केंद्रीय मंत्रालय और कार्यालय सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में अलग अलग इमारतों में बिखरे हुए थे। इससे कार्यक्षमता में कमी, समन्वय की चुनौतियां, रखरखाव की बढ़ती लागत और उपयुक्त कार्य वातावरण की कमी जैसी समस्याएं सामने आती थी। प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ भवन परिसर के नामकरण का अनावरण किया। आइए देखते हैं क्या है सेवा तीर्थ भवन की खासियत। सेवा तीर्थ में जहां प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय हैं, तो वहीं कर्तव्य भवन 1 और 2 में सभी मंत्रालयों को एक साथ एक छत के नीचे लेके आया गया है। कर्तव्य भवन 1 और 2 में वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, तो अब सभी मंत्रालय एक छत के नीचे होंगे। विधि एवं न्याय मंत्रालय और नई प्रशासनिक संरचना जो है उसमें डिजिटल रूप से एकीकृत कार्यालय होंगे। इन दोनों ही बिल्डिंग्स में सुव्यवस्थित सार्वजनिक संपर्क क्षेत्र हैं। इसके साथ ही दशकों से कई इमारतों में थे अलग अलग मंत्रालय केंद्रित थे, जिनको कि अब एक छत के नीचे लेके आया गया है। और अलग अलग होने की वजह से एक बड़ी समस्या जो आती थी उसमें कार्यक्षमता में कमी, समन्वय की एक बड़ी चुनौती थी। इन तमाम चुनौतियों को दूर करते हुए नई व्यवस्था से इन समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। और कर्तव्य भवन 1 और 2 में आधुनिक, कुशल, नागरिक केंद्रित ढांचे में अब सभी मंत्रालय एक साथ काम करेंगे, जिससे कि बेहतर सहयोग होगा, समन्वय दक्षता बढ़ेगी, पारदर्शी शासन पर अब फोकस रहेगा और साथ ही साथ कर्मचारियों के कल्याण को भी बढ़ावा मिलेगा। और क्या खास है, 4 स्टार GRI रेटिंग के अनुसार इसको डिजाइन किया गया है। ये नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली है, जिसके तहत इन भवनों का डिजाइन किया गया है। जल संरक्षण उपाय इसमें है, अपशिष्ट प्रबंधन समाधान किए गए हैं, वहीं उच्च प्रदर्शन वाली संरचनाएं हैं। सुरक्षा व्यवस्था को भी एक नए स्तर पर ले जाया गया है। स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल होगा, साथ ही निगरानी नेटवर्क की भी सुविधा होगी। उन्नत आपातकालीन प्रतिक्रिया ढांचा होगा। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज अंतिम दिन था। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार स्थगन के बाद 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई।
वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों द्वारा कुछ मुद्दों को लेकर गतिरोध उत्पन्न किया गया। बावजूद इसके सरकार द्वारा कई सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर दिए गए। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा की कार्यवाही 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, एनआईसीयू सहित बहु विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध होंगी। श्री अंसारी ने कहा कि किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीजों को विशेष पैकेज दिया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। अपने अपने क्षेत्रों में उम्मीदवार सुबह से शाम तक जनसंपर्क और प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इधर चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पीठासीन पदाधिकारियों और मतदान पदाधिकारियों का प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने निकाय चुनाव अर्धसैनिक बलों की निगरानी में कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से जब जब चुनाव हुए हैं तब गड़बड़ी की आशंका बनी रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। हमारे जो सहयोगी दल है एनडीए गठबंधन, जैसे राजकुमार जी भी बैठे हुए, तो एनडीए गठबंधन भी पूरी तरह से जो दल के ओर से समर्थित जो प्रत्याशी होंगे उनके सपोर्ट में सब लोग काम करेंगे और उनको जिताने का भी लोग काम करेंगे। गिरिडीह नगर निगम के चुनाव में दल ने तय किया है कि यहाँ डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी को पार्टी के कार्यकर्ता मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, लोग काम भी कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। श्री चौहान ने कहा कि राहुल गांधी को देश के किसानों की चिंता नहीं है और वे कभी भी किसानों के सशक्तिकरण के पक्ष में नहीं रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि श्री गांधी अक्सर राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं और झूठ फैलाकर लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। करते हुए नजर आते हैं। अभी उन्होंने एक वीडियो में झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो झूठ बोलकर देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हमेशा से किसान हितैषी रहे हैं। उनका हर निर्णय किसानों के हित में लिया गया है। उनकी योजनाओं ने किसानों की जिंदगी बदल दी है। और अभी अमेरिका से जो समझौता हुआ है, उस समझौते में भी किसान हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। खूंटी के कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में कल जिला कृषि विकास मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों ने अपने स्टॉलों के माध्यम से बेहतर कृषि उत्पादों, उन्नत खाद और बीज तथा नर्सरी के पौधों का प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक सुदीप गुड़िया ने चयनित किसानों के बीच कृषि संयंत्रों का वितरण किया। मौके पर उन्होंने कहा कि यह किसानों के लिए अच्छी पहल है। के किसानों को लाभ होगा। तो बहुत सारे जो किसान ऐसे हैं जो देख के मोटिवेट होते हैं, और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर है, कृषि वैज्ञानिक लोगों को आधुनिक तरीके से खेती करने के बारे में विस्तार से बताते हैं, तो इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए क्या झारखंड का और यहाँ के आदिवासी और मूलवासी अपना जो जल जंगल जमीन और गाय गोरू से जुड़े हुए लोग हैं, तो सरकार की ओर से सहयोग जो मिल रहा है, तो क्या होगा, दूध उत्पादन होगा, दूध को लोग बेचेंगे, आय वृद्धि होगी, साथ साथ वो उसका घर में इस्तेमाल भी करेंगे, तो सभी तरह के लाभ होंगे। कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल के डॉक्टर विभूति कश्यप ने
अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतिहास रचते हुए एक ही वर्ष में 2 रेट बकलर ट्रॉफियां जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह सम्मान रेटिना सर्जरी के क्षेत्र में सर्वोच्च उपलब्धियों में गिना जाता है। रेट बटलर ट्रॉफी को रेटिना का उसका ट्रॉफी भी कहा जाता है, तो क्या आपको पहले उम्मीद था कि ये आप ट्रॉफी जीतने वाले हैं? नहीं, ये तो एक्चुअली ये इतना बड़ा अवार्ड है कि जब तक ये मिलता नहीं है तब तक लोगों को बस इसकी चाहत होती है, उम्मीद नहीं होती है। ये एक्चुअली में ऑस्कर जैसा ही है। आपको मैंने जैसे बताया कि जो कंपनी ऑस्कर्स बनाती है, ऑस्कर ट्रॉफीज़, वो RS ओवेंसन कंपनी है, वही कंपनी इस ट्रॉफी को बनाती है, इसीलिए इसको ऑस्कर्स कहा जाता है और पूरे वर्ल्ड के सर्जिकल रेटिना वीडियो से कंपटीशन होता है। तो झारखंड जैसे छोटे से स्टेट पूरे इंडिया में सेकेंड टियर पे आता है, वहाँ पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से compete करना और वहाँ पर रेड बकलर ट्रॉफी लेना, तो उम्मीद इस तरह के अवार्ड की कोई नहीं करता है, हम बस चाहत करते हैं। तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक्चुअली जो मेरी स्टूडेंट है उसने मुझे कहा कि मैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मैं काम कर चुकी हूँ, मैं उसके बाद आपके पास ट्रेनिंग के लिए आई हूँ और आपकी सर्जरीज देख करके ऐसा लगता है कि आपको रेड बकलर के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने उससे कहा कि मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई मतलब है, बिकॉज मुझे बहुत प्राइवेट प्रैक्टिस है, मेरे पास टाइम नहीं होता। तो उसने कहा एक बार करके देखते हैं ना। तो इसीलिए फर्स्ट टाइम था और मैं सोच कर बैठा था कि एक ही बार करूँगा। तो जब डाला तो इन दोनों ने अवार्ड जीत लिया, तो स्ट्राइक रेट वाज 100%। तो इट वाज वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। सर, ये जो रेड बटलर ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी तो सब देख रहे हैं सर, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत है सर, उसके बारे में क्या? हाँ, मेहनत तो काफ़ी लगती है क्योंकि रेटिना की ट्रेनिंग काफ़ी जटिल होती है। तो मैंने एम्स न्यू दिल्ली से अपने रेटिना का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वहीं से अपनी MD की डिग्री प्राप्त करने के बाद। तो ये 3 साल की कठिन परिश्रम थी, जहाँ पर हमें दिन में 16 घंटे, 17 घंटे, कभी कभी 18 घंटे काम करना पड़ता था। आई डिपार्टमेंट में इस तरह का मेहनत सुना नहीं गया है पहले। नॉर्मली शल्य चिकित्सा में या मेडिसिन डिपार्टमेंट में, इमरजेंसी सर्विसेज में इतने लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं, बट आई डिपार्टमेंट में, रेटिना में हमारे वर्किंग आवर्स इतने लंबे होते थे। फिर जब मैं रांची आया तो मेरे फादर का जो सेटअप है, ये सेटअप उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत ही कड़ी मेहनत से बनाया था। तो मेरे पास चैलेंज ये नहीं था कि मैं एक सेटअप बनाऊं, मेरे पास चैलेंज ये था कि एक ऑलरेडी बड़े सेटअप को और ऊपर कैसे लेके जाएं। तो इसकी वजह से यहाँ आने के बाद भी ट्रेनिंग तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन ट्रेनिंग के बाद भी जो काम लगा है हर दिन का, वो भी 15-16 घंटे से कम का नहीं लगा है। उसके बाद माइक्रोस्कोप्स प्रोक्योर करना जिसकी रिकॉर्डिंग्स अच्छी हों, उन केसेस को ऑपरेट करने का कॉन्फिडेंस रखना जो यूजुअली हर जगह से रिजेक्ट किए गए होते हैं कि ये तो नहीं हो सकता है, तो हम बोलते हैं कि येस वी कैन। तो उसको करने के लिए जो वर्ड्स निकलते हैं, उसके पहले आपको अपने दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत होती है और उस कॉन्फिडेंस के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो हाँ, कमर तो टूटी है अच्छी खासी। एक साल में 2 बटलर ट्रॉफी जीत करके नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इसके पीछे का मेहनत और लगन का आज परिणाम है कि इनके सामने 2 ट्रॉफियां हैं, और ये सिर्फ राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक बड़ी बात है। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी सौरभ कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि एक विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए न केवल राजनीतिक स्थिरता और मजबूत अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है, बल्कि स्वस्थ, शिक्षित और जिम्मेदार नागरिकों की भी जरूरत है। नई दिल्ली में सशक्त भारत के लिए कर्मयोग पर राष्ट्रव्यापी अभियान को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आध्यात्मिकता की वास्तविक उपयोगिता हमारे व्यवहारिक जीवन में है। करते हैं कर्मयोग उसका एक मजबूत हिस्सा होता है। आध्यात्मिक की वास्तविक उपयोगिता हमारे व्यवहारिक जीवन में है। अपने सभी उत्तरदायित्व निभाते हुए ऊंचे आध्यात्मिक सिद्धांतों का पालन करना ही कर्मयोग है। कर्म हर व्यक्ति को करना है, परंतु कर्म करते हुए हमारी मनोस्थिति कैसे हो, ये कर्मों के परिणाम को निर्धारित करना है। जब हम सर्वों के प्रति कल्याण की भावना रखकर कर्म करते हैं तो उन कर्मों के परिणाम श्रेष्ठ होते हैं। हमारे संबंधों में स्नेह और समरसता, कार्यों में कुशलता और निस्वार्थ भाव, मन में शांति, बुद्धि में स्थिरता और जीवन में खुशी आती है। ब्रह्मा कुमारी से जुड़े लाखों व्यक्ति आज कर्मयोग का
नियमित अभ्यास कर एक सार्थक जीवन जी रहे हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के आज 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि भगवान सूर्य हम सबके जीवन में ऊर्जा और उत्साह का संचार करते हैं। देशवासियों को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की। इस योजना के जरिए पात्र लाभार्थियों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की सुविधा देकर उन्हें मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर पहल के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक 1 करोड़ से ज्यादा घरों को सोलर पावर की सप्लाई देना है। योजना के शुरू होने से अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो इसके उत्साहपूर्ण नतीजे देखने को मिले हैं। अभी तक पीएम सूर्य घर योजना के तहत 60,39,000 से अधिक आवेदन किए गए हैं। 23,37,000 से अधिक सोलर पैनल इंस्टॉलेशन हो चुका है, जिनमें 29,11,000 से अधिक घरों को कवर किया गया है। इसके जरिए 8,582 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पन्न हो रही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत करीब 16,565 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है। गुजरात की बात करें तो वहां पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब तक सूरत समेत पूरे साउथ गुजरात में 98,000 से अधिक लोगों के घरों और ऑफिस में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं और करीब 93,000 लोगों को सब्सिडी का फायदा मिला है। सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस और उसके अलग अलग ऑफिस में भी सोलर रूफटॉप लगाकर रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जा रही है, ताकि दूसरे लोग भी जागरूक हों और स्कीम का प्रचार हो। घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर फ्री बिजली पाने और बची हुई बिजली बेचकर पैसे कमाने की सुविधा देने वाली इस स्कीम में केंद्र सरकार भारी सब्सिडी दे रही है। सोलर पैनल लगाने पर खर्च होने के बाद केंद्र सरकार सब्सिडी की रकम सीधे कस्टमर के अकाउंट में जमा करती है। जो योजनाएं सरकार की होती है, इसमें से सर्वश्रेष्ठ योजना में से एक कह सकता हूं, क्योंकि इसका लाभ जो है वो छोटे से छोटे आदमी को भी बहुत अच्छी तरह से मिलता है, जिससे पूरा बिजली का बिल जो है वो कम से कम होता है। 1 किलोवाट पे हमको करीबन 3.5 से 4 यूनिट 1 किलोवाट पे हमें मिलता है। इस योजना के तहत मैंने भी अपने घर पर सोलर पैनल लगाई हुई है, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। इससे बिजली बनती है, जो घर में जितनी बिजली का जो उपयोग होता है उससे बिजली बचती है, तो वो बिजली विभाग में जाती है, फिर उसका मुझे पैसा मिलता है बिजली विभाग से, इसलिए मुझे आमदनी भी हो रही है। ये योजना बहुत अच्छी है, इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। वहीं गुजरात के महिसागर जिले में भी सोलर रूफटॉप स्कीम को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। लोग अब बिजली के कंज्यूमर के बजाय प्रोड्यूसर बन रहे हैं। अब तक महिसागर जिले में कुल 2,474 घरों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं और सोलर एनर्जी से कुल 1,35,18,747 यूनिट ग्रीन एनर्जी बनाई गई है। इस स्कीम की वजह से जिले के लोगों को 66 लाख से अधिक का फाइनेंशियल फायदा हुआ है। जो गरीब लोग हैं, जिसको ज्यादा बिल आ रहा है, उसको 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिले। वो सोलर पैनल 1 किलो की लगाएंगे तो उसकी सब्सिडी उसमें 30,000 की मिलेंगी। हमारे महिसागर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 3200 ऐसी एप्लीकेशन आ चुकी है, उसमें से 2500 जगह पे हमने इसका लाभ दे दिया है। बिजली के बिल में भारी बचत और दूसरी तरफ सरकार के बढ़ावा देने की वजह से गुजरात के लोगों का कहना है कि बिजली की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार की ये योजना उनके आर्थिक बोझ को कम करने में काफी मददगार साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के रातू रोड स्थित मधुकम इलाके में चल रही दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने इस आदेश से उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था। मामले की सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता गौरव राज ने पक्ष रखा। रौनक कुमार, सरिता देवी एवं अन्य की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अदालत ने इस मामले में हेहल अंचल अधिकारी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आज माननीय न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने दखल दिहानी के कार्य को स्थगित कर दिया है
जिससे पीड़ित परिवारों को काफ़ी राहत मिली है, जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहा था। और इस मामले में अंचलाधिकारी हेहल को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। आज मीने हज के लिए रांची के कटरू हज हाउस में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री और राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिविर में 315 हज यात्रियों को अरकाने हज यात्रा की तैयारियों, सऊदी अरब की गर्मी से बचाव और स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इस बार यात्रियों को स्मार्ट वॉच दी जाएगी और मीना में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हजारीबाग के चुरचू प्रखंड के गोंदवार गांव में कल रात हाथियों ने 6 लोगों की जान ले ली, जिनमें 4 एक ही परिवार के रहने वाले हैं। पूरा परिवार रात में सोया हुआ था। इसी दौरान हाथियों ने घर पर धावा बोल दिया। पूर्वी वन प्रमंडल के डीएफओ विकास कुमार उज्जवल ने इस घटना में 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। मांडू के विधायक निर्मल महतो ने गोंदवार जाकर हाथियों से पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वन विभाग हाथियों से लोगों की रक्षा के लिए कभी संवेदनशील नहीं रहा है। उन्होंने सरकार से मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। पूर्व में भी 4 नंबर में 4 एक ही दिन 5 हुआ है। उससे पूर्व में केदला में हुआ, बसतपुर में हुआ, कई जगह पे हाथियों का उत्पादन महुआ टाण में हुआ है। हमको लगता है कि सैकड़ों अभी तक पूरा झारखंड में हो चुका है, लेकिन सरकार जग नहीं रहा है। और अगर नहीं होगा तभी हम लोग डीसी यहाँ, अगर सबका सर्वसम्मति बनेगा तो हम लोग डीसी का भी घेराव करेंगे और वन विभाग के लोगों के यहाँ लाश रख देंगे। वन विभाग के रेंज ऑफिसर विजय कुमार ने घटनास्थल पर ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को वन विभाग के प्रावधान के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। ये घटना हृदय विदारक है और इसके लिए जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से तत्पर है। जो भी कॉम्पेंसेशन की प्रोसेस होती है उसको हम इंश्योर कराएंगे कि देखिए जो भी हुआ है क्षति उसकी कोई पूर्ति तो नहीं हो सकती है, लेकिन जो प्रावधान है उसको हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी त्वरित गति से डिसबर्स हो जाए वो हो जाए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी बात करके इंश्योर कराया है कि ऐसी जो दुविधाएं हो रही हैं, जो ये हृदय विदारक घटना अनफॉर्चुनेट हो रहा है, हम लोग रोकने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। और उसके लिए जैसा कि गज मित्र की बात हो रही है, उसके अलावा हम ट्रेनिंग्स भी देंगे कि ऐसी चीज़ें न हो। इसके अलावा प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर जो भी हम ले सकते हैं वो लेंगे ताकि ऐसी घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति न हो। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि हाथियों से जानमाल की रक्षा के लिए प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। में गोंदवार में 5 लोगों की मृत्यु तो यहीं पे हो गई, इस गांव में ही, और एक घायल थे जिसको कि हम लोग हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल में भी उनका देहांत हो गया। मुआवजा का जो सरकारी प्रक्रिया के तहत में वो मुआवजा की राशि दे होगा। अभी फिलहाल फ्यूनरल के लिए 25-25 हज़ार रुपया करके सभी इनको दिया जाएगा। हजारीबाग जिले में इससे पहले भी हाथियों द्वारा कई जगहों पर उत्पात मचाया गया है। बावजूद इसके वन विभाग की तत्परता दिखाई नहीं देती। विभाग के अनुसार हाथियों का झुंड बोकारो से रामगढ़ होते हुए गोंदवार पहुंचा था। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। आज विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस हर वर्ष 13 फरवरी को 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। रेडियो एक सुरीली धड़कन है जो हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा है। यह आज भी सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम है। इस साल विश्व रेडियो दिवस कृत्रिम बुद्धिमत्ता थीम पर मनाया जा रहा है। हजारीबाग के रेडियो प्रेमी मुरारी सिंह कहते हैं कि रेडियो की आवाज में जो खनक है वह आज के टीवी में नहीं है। इनका कहना है कि पिताजी के समय से ही रेडियो परिवार का हिस्सा बना हुआ है। रेडियो लगता है कि हम लोग के संस्कार में शामिल है। पिताजी हमारे रेडियो सुना करते थे, उन्हीं से आदत लगी और इससे तो कुछ सीखने को मौका मिला। रेडियो की महत्ता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी माना और मन की बात में लोगों से संवाद के लिए रेडियो को ही जरिया बनाया। आकाशवाणी हजारीबाग में कार्यरत अलका कुमारी कहती हैं
कि रेडियो काफी सुलभ है और लोगों के दिल से जुड़ा है। काफी सुलभ है, काफी दिनों से चल रहा है, लोगों के साथ दिल से जुड़ा हुआ है। रेडियो दिल से जुड़ा हुआ है कहने का अर्थ है कि आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए या छोटे स्तर पे दुकानें में चले जाइए या ऑटो में जाइए तो लोग सुनना पसंद करते हैं। और जानकारी वाली बातें जो होती है, हम अगर युवानी कह ले, बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं जो स्टूडेंट के लिए रहता है या करियर के लिए, तो लोगों को सुलभ इसकी जानकारी मिल जाती है। आकाशवाणी के किसान वाणी कार्यक्रम के सहयोगी प्रकाश राणा बताते हैं कि रेडियो से समाचार के साथ साथ कई महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। रेडियो में कार्यक्रम किसान वाणी खेती बाड़ी होती है, साथ ही साथ रेडियो जो होता है ना वो हर तबके के लोगों को एक तरह का मतलब सूचना का जानकारी देता है। बच्चों के लिए फुलवारी होती है हमारे रेडियो स्टेशन से, और युवाओं के लिए युवानी होती है, स्वास्थ्य वार्ता होता है, और नव चेतना नव जागरण होता है कि नई नई जो हमारे जो युवा हैं वे क्या करते हैं कि रोजगार के लिए तलाश में रहते हैं, तो उनके लिए हम लोग बताते हैं कि कैसे कैसे रोजगार की तैयारी करनी है। विशेषज्ञ भी आते हैं। वरीय उद्घोषक राजीव कुमार बताते हैं कि रेडियो की लोकप्रियता वैश्विक है। इंटरनेट आने से पहले भौगोलिक दूरी को समाप्त करने वाला माध्यम रेडियो ही था। इस बार का 2026 का जो थीम है विश्व रेडियो दिवस पर, तो वो थीम है रेडियो और जो कृत्रिम ये बौद्धिमता है, जो बौद्धिकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इस बार का थीम है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रसारण के क्षेत्र में हम कितना सकारात्मक रूप से लागू करें, उनका सकारात्मक उपयोग करें, तो इस विषय पर हमें देखना है और इसका सही और संतुलित उपयोग कैसे हो, इस पर हमें फोकस करना है। रेडियो सुनने वालों में सभी उम्र के लोग शामिल हैं, तभी तो यह समाज के हर वर्गों का चहेता बना हुआ है। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कार्यालय का बदला पता, सेवा तीर्थ परिसर के नामकरण का प्रधानमंत्री ने किया अनावरण। कर्तव्य भवन 1 और 2 का भी औपचारिक उद्घाटन। नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अर्धसैनिक बलों की निगरानी में चुनाव कराने की मांग। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के मधुकम इलाके में चल रही दखल दिहानी की कार्रवाई पर लगाई रोक। हेहल अंचल अधिकारी को जवाब दाखिल करने का निर्देश। और हजारीबाग में जंगली हाथियों के हमले में 6 लोगों की मौत। इलाके में दहशत का माहौल, ग्रामीणों से सतर्कता बरतने की अपील। नेताओं ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात।